बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 77वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय चल रहा है माणिक पहाड़। तो इससे पहले 2 कक्षा के माध्यम से माणिक पहाड़ के विषय में अध्ययन किया, चर्चा किया, जिसमें माणिक पहाड़ का चबूतरा, उसके ऊपर हवेली 12,000 की 12,000 हारे 14 करोड़ 40 लाख हवेली जो ऊपर 12,000 भूम तक गए हैं। उसमें से फिर एक हवेली का वर्णन। तो फिर इन हवेलियों के अंदर सड़क, फिर बगीचा, फिर सड़क, यहाँ से भौमवर ऊंचा चबूतरा में माणिक महल जो 12,000 भौम ऊपर तक गए। फिर माणिक महल से भी भीतर तरफ भौमवर, नीचे बृहद बगीचा, मध्य में चबूतरा, चबूतरा के मध्य में जल का स्तून, ये भी ऊपर 12,000 भौम तक गए। परंतु 11,980 भौम से महल और जल स्तून दोनों ने एक आपस में छज्जा दे करके फिर एक भौम ऊपर जाकर दोनों आपस में मिल गए। यहाँ से ऊपर 20 भौम तक महल गए। तो ये सब के ऊपर 12,000 भौम में चांदनी हुआ है। तो इन प्रसंगों के ऊपर वर्णन किया और जल स्तून के बाहर चबूतरा के किनार पर थंब, उसमें हिंडोला, ये सारी स्वभावी वर्णन किया। वृत्ति के शब्द के माध्यम से भी ये सब प्रसंग हमने अध्ययन किया। तो आज हमारा प्रसंग शुरू हो रहा है अब माणिक पहाड़ की चांदनी से। तो अब हम चलते हैं माणिक पहाड़ की चांदनी में। तो जैसे कि देखिए, ये पूरा एरिया माणिक पहाड़ का चांदनी है। तो चांदनी का भी पूरा लंबाई चौड़ाई देखे तो नीचे जो चबूतरा 16 लाख कोस का बताया था, उसी के सीधा ऊपर चांदनी 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा ही हुआ। अब ये चांदनी के ऊपर कैसी शोभा है, उसको जानने के लिए हमें नीचे जो चबूतरा के ऊपर की शोभा, यानी कि नीचे प्रत्येक भौम में जो शोभा है, उस शोभा को देखना होता है। उसी के आधार पर ही चांदनी के ऊपर की शोभा को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसीलिए पुनः हम एक बार जो वर्णन हमने पहले ही किया और खड़ा दृश्य के द्वारा भी देखा था, उसी को देख लें। तो जैसे कि ये भौमवर ऊंचा
चबूतरा है। चबूतरा में ये हवेली जो है, ये हवेली जो 12,000 भौम तक ऊपर गए हैं, 12,000 की 12,000 हारे हवेली। और इस तरफ से भी यही हवेली जो है 12,000 की 12,000 हारे हवेली 12,000 भौम तक की ऊंचाई में है। उसके बाद यहाँ 3 सीढ़ी नीचे सड़क, 3 सीढ़ी नीचे बगीचा, 3 सीढ़ी ऊपर सड़क की बात हुई। फिर यहाँ से भौमभर ऊंचा चबूतरा आया है और यही इस तरफ से भी ये भौमभर ऊंचा चबूतरा है। और ये चबूतरा के ऊपर माणिक महल आया है। तो ये माणिक महल भी ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक गए। तो ये हुआ, और यही इस तरफ से आया हुआ ये माणिक महल का 12,000 भौम हुआ। और फिर ये माणिक महल के चबूतरा से भौमभर नीचे यहाँ बृहद बगीचा, फिर मध्य में भौमभर ऊंचा चबूतरा। तो ये चबूतरा के मध्य भाग से फिर ऐसे जल का स्तून ये ऊपर को गए हैं। तो ये जल स्तून और माणिक महल ने 11,980 भौम जाने के बाद इस तरह से आपस में छज्जा दिया। फिर एक भौम ऊपर जा कर के दोनों तरफ से छज्जा आकर ये आपस में मिल गए इस तरह से। और यहाँ से ऊपरा ऊपर अब 20 भौम तक ये महल गए हैं इस तरह से। और यही इधर से घूम कर के आया तो इस तरह का हुआ ये। तो इस तरह से अब सबका चांदनी हुआ है। तो देखिए, तो ये चांदनी जो है नीचे चबूतरा जितने एरिया में था उतने ही एरिया में ये चांदनी हुआ। और यहाँ चबूतरा के किनार में देखे तो यहाँ पर 11,980 भौम की ऊंचाई में थंब और इसमें मेहराब में हिंडोला, ये सारा वर्णन किया। तो अब हम ये माणिक पहाड़ के 12,000 भौम ऊपर के चांदनी की शोभा वर्णन कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जिसके लिए यहाँ पर एरिया दिखाया हूँ। अब देखिए, ये चांदनी के मध्य भाग में एक भौम ऊंचा ऐसे चबूतरा उठा है। तो ये चबूतरा कहाँ पर है, ये खड़ा नक्शा से देखेंगे तो देखिए, ये नीचे मध्य का चबूतरा है ना, जिस चबूतरा में ये जल स्तून आया और जिसके किनार में 12,000 थंबा आए हैं। ये चबूतरा के सीधा ऊपर चांदनी में यहाँ उसी चबूतरा की लंबाई चौड़ाई के बराबर एरिया को लेकर के यहाँ भौमभर ऊंचा चबूतरा आया है। तो ये नक्शा में भी यहाँ चबूतरा दिखा रहा हूँ और खड़ा नक्शा में भी चबूतरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चबूतरा आया, लेकिन ये चबूतरा कैसा है, पूरा कंक्रीट चबूतरा नहीं है। ये चारों तरफ किनार से दीवार उठा है, चबूतरा के विषय में बात कर रहा हूं मैं। और ऊपर से ऐसे छत जैसे आए हैं। तो बाहर से देखने पर ये चबूतरा है, परंतु ये भीतर से खुला है। ठीक है, कहने का अर्थ देखिए, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं ऐसे ही ये चारों तरफ से ऐसे दीवार है और ये ऊपर से छत जैसे आए। तो बाहर से देखने पर ये चबूतरा हुआ, लेकिन भीतर ये भाग पूरा खुला है। तो ये भीतर खुला है, तो अब क्या हुआ, ये 12,000 भौम नीचे से आया हुआ जल का स्तून था ना, एक बार ये यहां पर खुल गया तो यहां पूरा जल भरा हुआ है। चबूतरा के अंदर ही जल भरा हुआ है। ठीक है, जो ऊपर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहां जल भरा है। अब यहीं से हम वर्णन करेंगे। तो ये चबूतरा भी 12,000 पहल का ही है, इसीलिए इसमें भी हम गुर्ज लगाएं तो ऐसे 12,000 ही गुर्ज लगते हैं। तो इस तरह से
और इस चबूतरा के ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ी है। ठीक है, अब हम ये चबूतरा के ऊपर गए। अब ये चबूतरा के ऊपर महल बनते हैं, तो इसमें भी यहां अब परिक्रमा की जगह को छोड़ करके एक एक हांस में एक एक महल करके ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे महल आए हैं, इस तरह से। जैसे नीचे अन्य महल का भी जो वर्णन किया उस हिसाब से ऐसे महल आया। ठीक है, अब इसके भीतर फिर बगीचा, मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये सब तो अन्य जगह में भी ऐसा ही वर्णन किया है। ठीक है, तो इसके भी मध्य में चबूतरा, यहां बगीचा होना। अब इसके मध्य भाग में फिर वो जल का स्तून जिस तरह से नीचे से आया था उसी तरह से यहां से ऊपर आया। तो अब ये हुआ ये महल का एक भौम। अब इस महल को टापू महल कहते हैं। तो ये टापू महल यहां से ऊपर 20 भौम तक गए हैं। तो 20 भौम में प्रत्येक भौम में देखें तो ये महल, बगीचा, मध्य में चबूतरा और जिसके मध्य से जल का स्तून फिर ऊपर को गया है। तो इस शोभा को हम यहां खड़ा दृश्य से देखें तो देखिए यहां एक बार जल स्तून खुल गया, फिर यहीं से ये जल स्तून ऊपर 20 भौम तक गए और ये जो महल है ये महल भी ऐसे भौम भौम होते हुए 20 भौम ऊपर तक गए हैं और इसके मध्य भाग से ये जल का स्तून सीधा गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जल स्तून वैसे 12,020 भौम ऊपर तक गया है, परंतु 12,000 में एक बार ये ऊपर खुल गया, फिर वही निरंतर ऊपर को गया। तो ये टापू महल 20 भौम जो नीचे मध्य के चबूतरा के सीधा ऊपर चांदनी में भोमबर चबूतरा के ऊपर ये टापू महल है। ठीक है, अब 20 भौम ऊपर जाने के बाद इसकी चांदनी हुई, मतलब 20 भौम 21वीं चांदनी। तो इसको क्या कहा? टापू महल। अब 21वीं चांदनी, उसके ऊपर की शोभा को देखें। अब इसके ऊपर चांदनी दिखाना है, लेकिन ये तो नीचे भौम का वर्णन किया, इसीलिए मैं चांदनी को यहां पर बताता हूं, इसके ऊपर की चांदनी। तो इसमें क्या हुआ? तो ये टापू महल के चांदनी के मध्य भाग में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। ये तो हर जगह में ऐसा ही होता ही है। ठीक है, अब ये चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी और चबूतरा के किनारे में कठेड़ा होना, ये भी सब तरफ ऐसा ही वर्णन है। अब ये चबूतरा को बाहर से चारों तरफ से घेर करके बगीचे हैं। इसमें क्या है? बगीचे। अब नीचे से जो जल का स्तून गया था, जो 12,020 भौम नीचे से आया है, ये टापू महल के चांदनी तक गया। तो ये स्तून ठीक उसी तरह से खुला है जिस तरह से पुखराज पर्वत का वर्णन करते समय पुखराज के मध्य पेड़ से 2000 भौम ऊपर जाकर के आकाशी महल के चांदनी के मध्य भाग में चबूतरा के अंदर वो स्तून खुल करके जल बाहर प्रकट हुआ था। उसी तरह से यहां पर भी ये चांदनी के भीतर अंदर वो स्तून खुल करके ये चांदनी के चारों तरफ कोण में 4 जालीद्वार मार्ग पाइप के द्वारा होकर के ये जल प्रकट हुआ। ठीक है, अब यह जल ये चांदनी के संपूर्ण बगीचा को सिंचन करके, चांदनी मतलब किसके चांदनी है?
टापू महल की चांदनी संपूर्ण बगीचा को सिंचन करके बिल्कुल किनार में आए। तो अब ध्यान से देखिए, नहरें चेहबच्चे होते हुए संपूर्ण बगीचा को परिभ्रमण करके बिल्कुल टापू महल के चांदनी के किनार में आए। तो ये टापू महल का चबूतरा बनाते समय पहले ही यहाँ 12,000 गुर्ज बनाया है ना, तो ये 20 भौम तक टापू महल गए, तो गुर्ज भी 20 भौम तक गए हैं। अब ये गुर्ज के चांदनी में कुंड बना है, ठीक है, ऐसे कुंड बना, जो नहरें चेहबच्चा होते हुए ये संपूर्ण जल 12,000 गुर्ज के चांदनी में बने हुए कुंड में आया। ये कुंड में, ये कुंड में, ये कुंड में, ये कुंड में, इस तरह से ये जल यहां तक आया। और गुर्ज के चांदनी में कुंड बनने का वर्णन हमने कहां कहां किया है? 24 हांस का महल में किया, और जबीरू की नहर में भी ऐसा ही था। परंतु वहां पर मध्य के कुंड से फोरा के द्वारा होकर के सीधा चांदनी के किनारे में गुर्ज के ऊपर के कुंड में जल उतरते थे। परंतु यहां ऐसा नहीं, यहां बगीचा में नहरें चेहबच्चे होते हुए जल परिभ्रमण करके नहर के माध्यम से ही ये गुर्ज के चांदनी के कुंड में जल आया। तो मध्य का एक स्तून से आया हुआ जल 12,000 गुर्ज के चांदनी के कुंड में आया। अब यहां से यह जल झरना के रूप में 20 भौम नीचे उतरते हैं। अब ये झरना के रूप में 20 भौम नीचे उतरने की जो शोभा है, जैसे कि मान लीजिए 24 हांस के महल में भी 24 गुर्ज के चांदनी के कुंड से 24 झरना के रूप में वहां जल नीचे उतरे थे। ठीक इसी तरह यहां पर 12,000 गुर्ज के चांदनी के कुंड से 12,000 झरना के रूप में 20 भौम नीचे यह जल उतरते हैं। क्यों 20 भौम नीचे? क्योंकि ये आकाशी महल का जो ऊंचाई है 20 भौम का है। अब ये जल झरना के द्वारा नीचे उतरा, तो अब क्या हुआ? अब इसको हम यहां खड़ा दृश्य के द्वारा देखें तो देखिए, ये गुर्ज की चांदनी के कुंड, मान लीजिए यहां एक कुंड है, इस तरफ से ये कुंड है, यहां से झरना के रूप में जल नीचे उतरे ऐसे, और इधर से भी ऐसे उतरे, ठीक है। अब यहां पर, यहां मतलब ये चबूतरा के बाहर तालाब बनते हैं, ठीक है। अब ये तालाब कहां पर है? अब इस विषय में हम देखें, क्योंकि अब तक हमने नीचे जहां मध्य में चबूतरा है, ये चबूतरा के ऊपर चांदनी में भौमभर ऊंचा चबूतरा उठाया, जिसके अंदर एक बार पानी खुल गया है। फिर ये चबूतरा के ऊपर टापू महल बना करके 20 भौम ऊपर ले गए, और मध्य का जल का स्तून भी 20 भौम ऊपर गए। फिर टापू महल के चांदनी का वर्णन हुआ, और चांदनी के किनार से 12,000 झरना के द्वारा ये 20 भौम नीचे उतरे, तो टापू महल वाला पूरा हुआ। अब ये झरना उतर करके ये जल नीचे ताल बना है, तो ये ताल कहां पर है और ये ताल किस तरह से बनते हैं? तो ये देखिए, तो ये नीचे मध्य का चबूतरा है, ये मध्य का चबूतरा से चारों तरफ ये बृहद बगीचा का जगह है ना, तो ये बृहद बगीचा के सीधा ऊपर चांदनी में ये ताल बनते हैं। अब यहां ताल बनने के लिए इधर से यहां ये ताल को, यानी कि ताल के जल को रोकने के लिए यहां पर दीवार चाहिए, तो इसीलिए अब देखिए नीचे से ये बृहद बगीचा के ऊपर तो ताल कहा, इससे भी बाहर ये माणिक महल का चबूतरा है ना, तो ये चबूतरा के ऊपर माणिक महल है, ये क्या है? माणिक महल है। तो ये माणिक महल ने जितना एरिया लिया है उसके सीधा ऊपर
यहां चांदनी में 1 भोम ऊंचा ये दीवार उठा है, जैसे ये देखिए, और यही इधर घूम करके आया तो माणिक महल के चांदनी के सीधा ऊपर ये 1 भोम ऊंचा दीवार उठा है, जिसे अब पाल रूपी दीवार भी कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये मध्य में चबूतरा उठा था ना, जिस चबूतरा के ऊपर टापू महल बना है, ये टापू महल के चबूतरा और ये माणिक महल के ऊपर की ये चबूतरा था, वह दीवार बराबर में हुआ। अब इसके कारण यहां पर ये ताल हुआ, मतलब अब ऊपर से उतरी हुई जो जल है यहां पूरा भर गया, तो ये दीवार के कारण यहां पर रुक गया ना, और यहां पर भी ये ताल बना, मतलब यही चारों तरफ से घूम करके आया है, तो इस तरह से यहां पर ताल बना। तो ताल कहां है? नीचे जहां बृहद बगीचा है उसके सीधा ऊपर चांदनी में ताल है, ये देखिए। और यहां से कहे तो ये चबूतरा से बाहर ये ताल हुआ। ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और इससे भी बाहर जो माणिक महल के ऊपर चांदनी में ऐसे पाल रूपी दीवार आया है, तो इसको मानिए आप पाल रूपी दीवार जो 1 भोम की ऊंचाई में ही आया है, इसी के कारण ही वो जल ताल रूप बन गया है। ऐसे देखिए, ये इसके सीधा नीचे देखेंगे तो क्या है? वो माणिक महल है। तो इस तरह से ये ताल हुआ। अब यहां से मतलब ये टापू महल की जो चबूतरा है, यहां एक बार पानी खुल गया करके वर्णन किया, और यहां से फिर मध्य के स्तून के द्वारा 20 भोम ऊपर जाकर फिर गुर्ज के चांदनी के द्वारा झरना के रूप में नीचे यहाँ ताल में 20 भोम नीचे जल उतरा करके हमने जो वर्णन किया, ये आधा पानी ही है। ध्यान से सुनिए। अब यहां एक बार पानी खुलने के बाद फिर मध्य के स्तून से पानी ऊपर चांदनी तक जाता है ना, 20 भोम ऊपर, 12,000 भोम नीचे से आया हुआ जल में से आधा पानी ही 20 भोम ऊपर टापू महल के चांदनी तक स्तून के द्वारा गया। आधा पानी जो है यहीं पर, ये चबूतरा के अंदर पानी खुल गया था ना, यहीं से बाहर निकलते हैं। तो आधा पानी यहां से बाहर किस तरह से निकलते हैं? अब वो शोभा को देखिए। जैसे ये चबूतरा के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये ऊपर से तो दिखाई नहीं देता है। अब इसमें ये चबूतरा 12,000 पहल में है ना, 12,000 पहल में से, ध्यान से सुनिए, 12,000 पहल में से एक पहल के मध्य में ये चबूतरा के भीतर जो पानी का स्टोर है, वहां से ये चबूतरा का दीवार का ऊंचाई है ना, इसके अंदर एक पाइप लाइन होकर के ये भीतर का पानी पाइप के द्वारा यहां बाहर ताल में निकलता है। एक हांस से जैसा है 12,000 ही हांस से उसी तरह से यहां से पाइप लाइन द्वारा होकर के भीतर का पानी बाहर निकलता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ यहां देखिए, ये जो भोमवर ऊंचा चबूतरा है, ये चबूतरा के ये बाहरी जो दीवार है, इसी जगह में एक हांस में एक पाइप लाइन द्वारा होकर के ये भीतर का पानी यहां बाहर ताल में प्रकट होता है। इसका अर्थ 12,000 झरना के रूप में 20 भोम ऊपर से ताल में पानी आया, ये आधा पानी है। और यही चबूतरा के चारों तरफ से एक एक पहल से एक एक पाइप लाइन के द्वारा होकर के 12,000 पाइप लाइन के द्वारा
ये अंदर का पानी यहां बाहर ताल में निकलता है। तो इस तरह से पूरा पेड़ का पानी ये ताल में आ गया। यहां तक ठीक है। तो सारा पानी अब ये ताल में स्टोर हुआ। अब फिर से देखिए, मध्य के चौतरा के ऊपर टापू महल हुआ, बृहद बगीचा के ऊपर ताल हुआ, और ताल में दोनों तरफ से आया हुआ पानी का वर्णन भी हुआ। दोनों तरफ से मतलब आधा पानी यहीं चौतरा के किनार से 12,000 पाइपलाइन के द्वारा होकर के, आधा पानी चांदनी तक जाकर के फिर किनार से विषभौम झरना के रूप में उतर करके। और ये माणिक महल के ऊपर ये पाल रूपी दीवार 1 भौम की ऊंचाई में उठाया है, यहां तक भी वर्णन हुआ। अब ये पाल रूपी दीवार यानी कि ये माणिक महल के ऊपर चांदनी में यहां पर दहलान बनते हैं। तो दहलान किस तरह से बनते हैं देखिए। अब यहां पर तो मैंने पूरा ये कंक्रीट दीवार के रूप में ऐसे नक्शा बना दिया हूं। अब इसी को थोड़ा खुला रूप में अगर बना दूं तो ऐसे समझ लीजिए, ये चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई की बात है। तो इसमें ये 1 भौम ऊपर 4 थंब का हार लगते हैं। 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार होकर के ऐसे थंब चारों हार चारों तरफ घूम करके आते हैं। ऐसे करके चारों तरफ घूम करके आते हैं। कहां की बात कर रहा हूं, यहां की। देखिए 1 2 3 4 हार थंब ऐसे चारों तरफ घूम करके आया। तो इधर भी 1 2 3 4 हार थंब हुआ। ठीक है। अब इन थंबों के ऊपर छत पट्टी है, तो चारों तरफ से आने से ऐसा हुआ। तो ये 4 थंब के कारण इसमें 3 दहलान हुआ। 1 दहलान, 2 दहलान, 3 दहलान। 2 थंब के बीच का 1 दहलान हुआ ना, तो ये 3 दहलान हुआ। तो दहलान का ये 1 भौम हुआ। अब इसके ऊपर फिर मध्य के 2 थंब और 1 भौम ऊपर गया, ये चारों तरफ से, और इसके ऊपर भी छत आई है। ठीक है। तो ये मध्य का दहलान एक और ऊपर जाने से दहलान का वर्णन कैसा हुआ। 3 दहलान है, जिसमें मध्य का दहलान 2 भौम तीसरी चांदनी का है। देखिए तो मध्य का दहलान ये 1 भौम 2 भौम तीसरी चांदनी, और दोनों तरफ के किनारे 1 भौम दूसरी चांदनी है। ऐसा वर्णन होता है। तो ये दहलान पूरा चारों तरफ घूम करके आया, मतलब यहां की बात है। इसी में 1 2 3 4 हार थंब लग करके ये चारों तरफ दहलान आया, जिसमें से मध्य का दहलान 2 भौम ऊंचा है, जो यहां खड़ा दृश्य के द्वारा दिखाया है, और भीतर का और बाहर का 2 दहलान 1 भौम की ऊंची है। तो ये दहलान किसके ऊपर बताया, नीचे जहां पर माणिक महल आया है, माणिक महल के ऊपर चांदनी में ये दहलान है। तो ये भी पूरा हुआ। अब इसके बाद ये दहलान से भी बाहर निकलिए। बाहर निकलते समय ये बाहर का एरिया जो है, ये किसकी चांदनी है, 12,000 की 12,000 हारे हवेलियों की चांदनी है। ये कैसे, ये खड़ा दृश्य से देखिए, ये माणिक महल के चांदनी तक की बात हुई। अब यहां से बाहर ये जगह चारों तरफ ये क्या है, हवेली की चांदनी है। ठीक है ना। मध्य के चौतरा के ऊपर टापू महल, मतलब ये टापू महल। बृहद बगीचा के चांदनी में ताल, मतलब ये ताल। माणिक महल के चांदनी में ये दहलान, मतलब ये दहलान। अब माणिक महल से बाहर क्या है, माणिक पहाड़ की हवेली। तो हवेली की चांदनी ये है, तो ये दहलान से भी बाहर का ये भाग पूरा हवेली की चांदनी की जगह है। अब हम पहले ये हवेली की चांदनी
का वर्णन करेंगे। उसके पश्चात यहां ताल में जो जल है ना एकत्रित हुआ, ये जल किस तरह से आगे बढ़ करके ये हवेली के चांदनी में जल परिभ्रमण करता है, वो शोभा देखेंगे। ठीक है, अब आइए हवेली के चांदनी में। अब ये माणिक पहाड़ के हवेली की चांदनी में बगीचा है। अब बगीचा कैसे है, इसको समझने के लिए यहां ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सूत्रवत रूप से आपके दिल दिमाग में ये बगीचा की शोभा को बिठाना चाहता हूं। जैसे हमने रंगमहल का वर्णन किया और रंगमहल की चांदनी का वर्णन किया, तो रंगमहल में नीचे 36 हारे हवेलियां थे ना, चौरस, गोल, पंचमहल करके ये 9 फिरावा में 36 हारे हवेली, जो प्रत्येक हार में 231 हवेलियां थे। तो ये तीनों प्रकार के हवेली के सीधा ऊपर 10वीं चांदनी में बगीचा का वर्णन हुआ। तो बगीचा कैसे थे, नीचे हवेली जैसा था, उसके ऊपर चांदनी में बगीचा भी वैसा ही, मतलब हवेली का आकार जैसा है, बगीचा के आकार वैसा ही है। हवेली का साइज जैसा है, ऊपर चांदनी में बगीचा का साइज वैसा ही है। ठीक उसी तरह से यहां माणिक पहाड़ के चांदनी में भी नीचे हवेली का प्रकार जैसा है, ऊपर चांदनी में बगीचा का प्रकार भी वैसा ही है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये चांदनी में, मतलब ये चांदनी में चारों तरफ देखें तो 12,000 की 12,000 हारे बगीचे। तो कुल बगीचे 14 करोड़ 40 लाख बगीचे ये चांदनी में है। क्यों, क्योंकि नीचे भूमि में 12,000 की 12,000 हारे हवेली, तो 14 करोड़ 40 लाख हवेली है। तो यहां चांदनी में 14 करोड़ 40 लाख बगीचा है। और बगीचा कहते ही नहरें, चहेबच्चे, ये सब कुछ होता है। और बगीचे के बीच में ये नहरें, रोस किस तरह से हुआ है, नीचे जहां 2 हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गली है, उसी के ऊपर चांदनी में मध्य की गली की चांदनी में नहर, और दाएं बाएं के एक एक 2 गली के चांदनी में रोस। तो यही क्रम है इसमें भी। और जहां जहां 4 हवेली के कोने पड़ते हैं, वहां पर 24 मेहराब की बात हवेली में आती है। तो उसी के ऊपर चांदनी में चेहे बच्चा की बात होती है। तो इस क्रम से देखें तो ये पूरा चांदनी में बगीचा, नहरें, चेहे बच्चे, इस क्रम से समझना होगा। ठीक है, अब यहां पूरा इतना मैंने शब्द के द्वारा बताया, तो यहां चांदनी में पूरा बगीचे हैं। तब उसमें थोड़ा सा यहां नमूना बना देता हूं, जैसे ऐसे ये बगीचा, वैसे यहां बगीचा भी नीचे जैसे हवेली का वर्णन करते समय चौरस गोल करके वर्णन किया था ना, ऐसे ही यहां पर बगीचा भी वैसे चौरस गोल आकार में ही होता है। तो उसको उसी हिसाब से समझ लीजिए। मैं यहां पर ये ऊपर से जल को उतारना है ना, तो उसके लिए यहां बगीचा बना करके फिर वो चेहे बच्चा यानी कि कुंड और नहर के द्वारा जल बाहर निकलने के क्रम को थोड़ा सा बताने के लिए ये बगीचा का आकार एक नमूना के रूप में बता रहा हूं। तो इस तरह से ये बगीचा कितने हैं, एक हार में 12,000 बगीचे हैं। इसी तरह से बाहर 12,000 हार है। तो यहां बगीचा है, तो अब यहां पर मध्य में नहर, दाएं बाएं रोस तो होता ही है। मध्य में नहर, दाएं बाएं रोस, मध्य में नहर, दाएं बाएं रोस होता ही है। और यहां पर नहर हुआ तो यहां पर चेह बच्चा, यहां चेह बच्चा, यहां चेह बच्चा यानी कि जल का कुंड। तो इस तरह से ये जल का कुंड यहां होता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जल का कुंड हुआ। तो इसी तरह से सब तरफ समझ लीजिए। अब ये बगीचा
और ये जल का कुंड अथवा चेहे बच्चा बिल्कुल ये माणिक महल के ऊपर चांदनी में आया हुआ ये पाल रूपी दीवार जिसके ऊपर दहलान बने हैं, इसको चारों तरफ से घेर करके आया है। मतलब ये बगीचा और चेहे बच्चा जो बनाए हो, यहां खड़ा दृश्य से देखेंगे तो बिल्कुल यहां किनार की बात है। यहां किनार में चेहे बच्चा है और यहां चारों तरफ घेर करके ऐसे 12,000 चेहे बच्चा और 12,000 ही बगीचा है। अब ये तालाब का जल ये बगीचा के चेहे बच्चा में किस तरह से उतरते हैं, जिसको यहां खड़ा दृश्य से ही देखिए, ध्यान से देखिए। इससे पहले हमने ये मध्य का चबूतरा जिसके ऊपर टापू महल बना, ये चबूतरा के यहां बाहरी किनार से प्रत्येक एक पहल के बीच से एक पाइप मार्ग के द्वारा यहां ताल में पानी उतरने की बात वर्णन किया। तो ऐसे 12,000 पहल में 12,000 ही पाइपलाइन के द्वारा ये ताल में पानी आया। ठीक उसी के सीधा में जहां यहां भीतर पाइपलाइन है जिसके द्वारा यहां ताल में पानी आया, उसके सीधा यहां बाहर देखिए ये पाल रूपी दीवार था ना, इसके यहां ऊपर से ये भीतर से ही होकर के ऐसे पाइपलाइन यहां आया। जैसे यहां पर बता दूं तो ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से ये पाइपलाइन आया और ये ऊपर से दिखाई नहीं देगा, और यहां से आकर के ये झरना के रूप में एक भूम नीचे ये कुंड में उतरता है। समझ में आई बात? ठीक उसी तरह से अब इधर से भी देखें तो वैसे तो ये चारों तरफ घूम करके आया है, लेकिन ये खड़ा दृश्य में अब दोनों तरफ का दिखाई देता है। तो यहां से ये ऊपर से ऐसे ये पाइपलाइन के द्वारा होकर के पानी बाहर गया और एक भूम नीचे झरना के रूप में ये कुंड में उतरा है। ठीक, तो ये दोनों तरफ से हमने जो बताया ना, ऐसे 12,000 पहल में प्रत्येक एक पहल से एक एक पाइपलाइन होकर के 12,000 पाइपलाइन बाहर निकला, और जहां से एक भूम नीचे झरना के रूप में पानी उतर करके ये देखिए, यहां कहने का अर्थ यहां ताल का पानी ये अंदर पाइपलाइन के द्वारा इधर आया और झरना के रूप में ये कुंड में उतरा। यहां से आए ये झरना के रूप में उतरा ये कुंड में, यहां से आए झरना के रूप में ये कुंड में उतरा, यहां से झरना के रूप में ये कुंड में। इस तरह से यहां ऊपर से दिखाई नहीं देता है, अभी तो यहां मैं ऐसे करके दिखाने के लिए लाइन खींच रहा हूं तो ये ऊपर से ही दिखाई दे रहा है, परंतु यहां ये पाल जैसे है ना जहां पर दहलान बना है उसके भीतर से ही ये पाइप गया है। ठीक, इस तरह से 12,000 पहल के 12,000 पाइपलाइन के द्वारा जल ताल से बाहर निकल करके एक भूम नीचे उतर करके ये चारों तरफ कुंड में जल उतरता है। तो इस तरह से हवेली के चांदनी में ये जल पहुंच गया। यहां तक ठीक है। अब ये हवेली के चांदनी के सबसे भीतर किनार के कुंड में जल आया, तो यहां से तो अब क्या है, ये कुंड से नहर के द्वारा होकर के ऐसे सब तरफ के नहर से बाहर आया। ध्यान से देखिए। हाँ, अब ये तो समझ तो है ही, फिर भी बता रहा हूं। इस तरह से आया, ठीक है। अब फिर यहां से अब इधर भी नहर आते हैं, इधर नहर ये बगीचा को बाहर से घेर करके पूरा ऐसे चेहे बच्चा से एक आपस में नहरें घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, ऐसे नहरें घूमते हैं। उसके बाद फिर ये नहरें बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, इस तरह से सारा। फिर यहां से नहरें ऐसे घूमते हैं, चारों तरफ ऐसे नहरें घूमते हैं, है ना, इस तरह से।
और यहां बगीचा तो है ही। तो इतना हुआ, तो बगीचा में नहरें चेहबच्चे किस तरह से शोभायमान होते हैं ये तो सब जानते ही है। तो इस क्रम से जल, नहरें, चेहबच्चे, नहरें, चेहबच्चे, नहरें, चेहबच्चे होते हुए 12,000 की 12,000 हारें ये संपूर्ण बगीचों को नहरें चेहबच्चे के द्वारा और फुहारों के रूप में जल उछलने की शोभा भी है ही। तो इस तरह से पूरा जल परिभ्रमण करते हुए अब बिल्कुल ये चांदनी के किनार तक जल पहुंचता है। अब जैसे माणिक पहाड़ के इन हवेलियों के किनार में जल पहुंचा, अब उसके बाद क्या हुआ? अब आइए, ये माणिक पहाड़ के हवेली की ये चांदनी का किनार हुआ, तो यहां नीचे चबूतरा से ही ये हवेली ऊपर ऊपर वर्णन करते समय प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज है कि नहीं? तो ऐसे गुर्ज 12,000 ही गुर्ज है। तो ये 12,000 गुर्ज भी ऊपर ऊपर 12,000 भौम तक ही गए हैं। ठीक है। अब ये गुर्ज के ऊपर चांदनी में क्या हुआ? मतलब यहां से देखेंगे तो ये गुर्ज है, तो गुर्ज भी ऊपर चांदनी तक गया, तो ये चांदनी का किनार है, ध्यान से देखिए। तो ये चांदनी के किनार में गुर्ज, तो भीतर से जल, नहरें, चेहबच्चे, फुहारे होते हुए 12,000 की 12,000 हारें संपूर्ण बगीचों को सिंचन करके बिल्कुल चांदनी के किनार में आए। तो यहां चांदनी के किनार में आने के बाद वह जल टापू महल के चांदनी का वर्णन करते समय पहले हमने जो वर्णन किया, ध्यान दीजिए। हाँ, चांदनी के संपूर्ण बगीचा को सिंचन करने के बाद किनार में जो गुर्ज के ऊपर चांदनी में कुंड बना था, वो 12,000 कुंड में जल आया। ठीक उसी तरह से ये हवेली के चांदनी के संपूर्ण बगीचों को सिंचन करने के बाद माणिक पहाड़ के हवेली के चांदनी के किनार में 12,000 गुर्ज के चांदनी में कुंड बना हुआ है। तो ये गुर्ज की चांदनी है ना, इसमें कुंड बना, तो ऐसे कुंड 12,000 ही है। तो ये सारा जल जो है 12,000 कुंड में एकत्रित हुआ। तो इस तरह से गुर्ज के चांदनी के कुंड में जल आ पहुंचे। अब यहां से आगे जल किस तरह से विस्तार होगा ये आगे हम वर्णन करेंगे, परंतु अभी के लिए इस तरह से गुर्ज के चांदनी के कुंड में जल को एकत्रित किया। ठीक है। तो ये हुआ समग्र में एक झलक माणिक पहाड़ के चांदनी की शोभा। अब एक पॉइंट बाकी है, यही चांदनी के वर्णन प्रसंग में, वो भी हम वर्णन करेंगे। अब देखिए, ये चांदनी के अंदर बगीचा और बगीचा में नहरें, चेहबच्चे, ये वर्णन किया। तो चेहबच्चों की संख्या कितने हैं? चेहबच्चों की संख्या भी 12,000 की 12,000 हारे ही होने से 14 करोड़ 40 लाख ही चेहबच्चा है। ये बृहत रूप में होने से उसको तलाव शब्द भी प्रयोग करते हैं वो चेहबच्चा को। ठीक है। अब ये 14 करोड़ 40 लाख चेहबच्चों में से एक चेहबच्चा की शोभा कैसे है उसको हम अब वर्णन करेंगे। ठीक है। चांदनी की 14 करोड़ 40 लाख चेहबच्चों में से ये एक चेहबच्चा में कैसी शोभा है, अब हम उसको देखें। तो उसके लिए मैं यहां पर नक्शा बनाता हूं। देखिए, अब चेहबच्चा कहने का अर्थ, जैसे देखिए यहां मैं सीधा चेहबच्चा को ही बनाता हूं क्योंकि हमें उसी चीज को यहां हाईलाइट करके वर्णन करना है। तो जैसे देखिए, ये चेहबच्चा को चारों तरफ से ये अब रोस्ट रूप में आया हुआ ये पाल ने घेरा, तो ये चेहबच्चा है। तो इसका अर्थ इधर से ये नहर आए है और इधर से भी ये नहर आई है,
और इधर से भी ये नहर आई है और इधर से भी ये नहर आई है। तो ये नहर जहां पर क्रॉस हुआ तो मध्य में ये चेहे बच्चा यानी कि ताल बना। इसका अर्थ यहां पर यहां बगीचा है, यहां बगीचा है, यहां बगीचा है, यहां बगीचा है। अब ये चेहे बच्चा के चारों तरफ ये जो रोस बना है इसमें महल आते हैं। अब इसमें हम महल बनाते हैं, ठीक है। ये चेहे बच्चा को चारों तरफ से घेर करके ऐसे महल आया है, ऐसे महल आया है। तो देखिए ये महल, ठीक है, ऐसे महल देखिए ये इस तरह से आया। तो चारों तरफ से महल। अब ये महल का ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी का है। मैं शब्द से बोल रहा हूं, उससे पकड़ना होगा। ये चेहे बच्चा अथवा तालाब को चारों तरफ से घेर करके जो महल आया है ये 2 भौम तीसरी चांदनी है। अब चारों तरफ के महल तो 2 भौम तीसरी चांदनी तक गया। उसके बाद शब्द से पकड़ना होगा, ठीक है। 2 भौम तीसरी चांदनी के पश्चात ये 4 कोण का महल है ना, 1 2 3 4, ये महल 2 भौम तीसरी चांदनी से भी और 1 भौम ऊपर गया। तो इस अर्थ में देखेंगे तो ये संपूर्ण महलों में से चारों दिशा के महल 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं और 4 कोण के 4 महल 3 भौम चौथी चांदनी का है। मतलब दिशा के महल से चारों कोण का महल और 1 भौम ऊपर गया और 1 भौम ऊपर जाने से ये चारों कोण का महल मानो कि बृहद थंब के रूप में दिखाई देते हैं। महल तो महल ही है। अब उस 4 महल के बीच में एक आपस में मेहराब लगते हैं, ऐसे मेहराब, ये महल से ये महल तक, ये महल से ये महल तक, ये महल से ये महल तक मेहराब लगते हैं। तो मेहराब फिर 1 भौम ऊपर गया। तो अब विचार करिए, ये दिशा के महल के तीसरी चांदनी के ऊपर बैठ करके ऐसे ऊपर देखें तो ऊपर मेहराब दिखाई देता है। कितने भौम ऊंचाई में? 2 भौम की ऊंचाई में। क्यों? ये दिशा के महल के तीसरी चांदनी से भी कोण का महल और 1 भौम ऊपर गया, तो वैसे भी ये 1 भौम तो ऊपर हो ही गया। तो ये महल से फिर ऊपर मेहराब गया, तो मेहराब ने 1 भौम का ऊंचाई लिया। इसीलिए ये दिशा के महल के तीसरी चांदनी में बैठ करके वो ऊपर के मेहराब देखते समय ये चारों तरफ के मेहराब यहां से और 2 भौम ऊपर गया है। अब ये मेहराब में हिंडोला लगे हैं, चारों तरफ से ये हिंडोला लगे हैं, ठीक है। अब ये हिंडोला 2 भौम के ऊंचाई में, मतलब ये दिशा के महल के तीसरी चांदनी से ये ऊपर 2 भौम की ऊंचाई में ये हिंडोला झूलते हैं। तो ये हिंडोला झूलते समय ये कुंड के ऊपर चारों हिंडोला की ताली पड़ती है। तो इस तरह से ये एक चेहे बच्चा अथवा एक तालाब की शोभा है, ठीक है। एक तालाब जैसे हैं 14 करोड़ 40 लाख, यानी कि संपूर्ण तालाब अथवा चेहे बच्चा ऐसे ही है। अब इन महलों को पूल शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि ये नहर है, ये नहर है, ये नहर है, ये नहर है। तो ये नहर को पार करके उस तरफ जाने के लिए ये महल ही पुल का रूप हुआ कि नहीं हुआ? उस हिसाब से देखे तो ये चारों तरफ के महल को एक अर्थ में एक ही पुल गिनती किया है। इसीलिए 14 करोड़ 40 लाख चेहे बच्चा में ये महल ही पुल रूप में गिनती करके 14 करोड़ 40 लाख पुल का हिसाब होता है। फिर इसी को दूसरे प्रकार से गिनती करते समय
ये चारों तरफ के महल को 4 पुल के संख्या में भी वर्णन किया है। कैसे? देखिए, ये नहर को पार करने के लिए ये एक दिशा का महल 1 पुल हुआ, दूसरी दिशा का महल 2 पुल हुआ, तीसरी दिशा का महल 3 पुल हुआ, चौथी दिशा का महल 4 पुल हुआ। तो इस अर्थ में देखेंगे तो एक ही तालाब में जो चारों तरफ से आया हुआ महल 4 पुल के संख्या में गिनती किया। इस गिनती से देखेंगे तो 14 करोड़ 40 लाख चेहबच्चा में आया हुआ जो महल है, एक ही चेहबच्चा का अथवा ताल का महल 4 पुल में गिनती किया तो पुल का संख्या कितना होता है? 14 करोड़ 40 लाख गुना 4। तो यह संपूर्ण पुल का संख्या होता है। तो इस तरह से तालाब में महल और उसी महल को पुल के नाम से भी वर्णन किया है। तो एक तालाब जैसे संपूर्ण तालाब ऐसे ही है। तो ये भी चांदनी की शोभा है। तो कुल मिलाकर के अब तक हमने जो समग्र में वर्णन किया, ये चांदनी की शोभा है। ठीक है, अब इस शोभा को हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, माणिक पहाड़ की तथा टापू महल की चांदनी करके कहा। तो ये समग्र में जो यहां नक्शा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तो पूरा माणिक पहाड़ के संपूर्ण शोभा दिखाई देते हैं। तो इसमें से अभी देखिए, यहां मैं जितना एरिया दिखाता हूं उतना एरिया देखिए। यहां से यहां तक का एरिया, ये चारों तरफ की ये एरिया है माणिक पहाड़ के चांदनी के एरिया। और यहां से बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये तो नीचे जमीन में 12,000 की 12,000 आ रहे, बगीचा करके कहा था ना, ये है जो वर्णन करना बाकी है। तो ये अंदर की शोभा देखिए। तो हमने वर्णन प्रारंभ किया भीतर से। तो यहां सबसे भीतर देखिए, तो ये है चांदनी की जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरा के ऊपर ये देखिए, ये टापू महल है। चारों तरफ घूम करके ये महल आया है ना। फिर ये महल के मध्य भाग में ये जल का स्तून है। तो ये टापू महल ऊपरा ऊपर 20 भौम तक जाकर के इसके ऊपर चांदनी है। तो ये टापू महल की चांदनी की शोभा हम दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। लेकिन अब इसमें देखिए, ये टापू महल 20 भौम तक गए, जो नीचे मध्य के चबूतरा के ऊपर है। उससे बाहर देखिए, ये देखिए, ये ताल है। तो ये चारों तरफ घूम करके ये जल का ताल है ना, जिसमें 20 भौम ऊपर से 12,000 झरना के रूप में जल उतरते हैं, और यही चबूतरा के द्वारा पाइपलाइन के द्वारा 12,000 पाइप से यहां जल उतरता है। तो ये ताल जो है नीचे बृहद बगीचा के ऊपर है। इससे बाहर देखिए, यहां दहलान करके लिखा भी है, और यहां 4 थंब का हार यहां दिखाया है। पहले तो भौम भर ऊंचा ये पाल रूपी चबूतरा उठा है, और उसके ऊपर ये दहलान है। तो ये जो दहलान नीचे माणिक महल के चांदनी में है। तो ये चारों तरफ घूम करके दहलान आया, जिसमें मध्य का दहलान 2 भौम तीसरी चांदनी, और बाहर और भीतर का एक एक दहलान 1 भौम दूसरी चांदनी कहा। अब ये दहलान से भी बाहर देखिए, अब ये बाहर बगीचा है। तो ये बगीचा किसके चांदनी में है? 12,000 की 12,000 हारे हवेली है, उसके चांदनी में ये पूरा चांदनी एरिया है। तो ये 12,000 की 12,000 हारे बगीचा यहां पर है, और बगीचा के साथ साथ में ये चेहबच्चे हैं। तो सबसे भीतर किनार का ये चेहबच्चा है। तो इसमें ये ताल का जल ये दहलान के नीचे पाइपलाइन के द्वारा होकर के ये चेहबच्चा में उतरता है। तो एक तरफ जैसा होता है, 12,000 पहल से ही 12,000 पाइपलाइन के द्वारा भौमवर नीचे झरना के रूप में यहां जल उतरते हैं, और यह जल संपूर्ण बगीचों को नहरे चेहबच्चा के द्वारा सिंचन करके बिल्कुल किनार में देखिए, ये गुर्ज का चांदनी में कुंड बना है, ये गुर्ज का चांदनी है। तो ये कुंड में जल उतरता है। ठीक है, यहां तक की शोभा हमने एक झलक में ये नक्शा के द्वारा ही देखा। अब बाकी ये टापू महल की चांदनी है, और ये हवेली के चांदनी में जो बगीचा के साथ में चेहबच्चे अथवा तालाब है, उस तालाब के चारों तरफ जो महल का वर्णन किया, ये भी अन्य नक्शा के द्वारा बताया है। तो उस नक्शा के द्वारा भी हम देखेंगे। तो अब ये समग्र में एक झलक माणिक पहाड़ के चांदनी की शोभा हुआ, और ये टापू महल का वर्णन हुआ। तो अब हम टापू महल के चांदनी की शोभा को दूसरे नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये देखिए, माणिक पहाड़ के टापू महल की चांदनी करके कहा।
तो ये देखिए 20 भौम ऊपर आकर के ये चांदनी हुआ है। तो चांदनी के मध्य भाग में देखिए ये चबूतरा है, चारों तरफ से सीढ़ी है, और ये चबूतरा के चार कोण में देखिए यहां पर नीचे से आया हुआ जल चबूतरा के अंदर खुल करके ये चार कोण से प्रकट हुआ। और ये चांदनी में पूरा बगीचा, नहरें, चेहे बच्चे इस तरह से परिभ्रमण किया है। और किनार में देखे तो ये 12,000 गोल गुर्ज के चांदनी में ये कुंड बना है। और महल का वर्णन होने के बाद महल के जो दरवाजे के दाएं बाएं के चबूतरा, उसमें चौखुटी गुर्ज होकर के उसके ऊपर फिर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताकाएं होने की जो शोभा है, ये तो अन्य जगह में भी वर्णन हुआ है, ये भी यहाँ पर है ही। तो समग्र में ये टापू महल की चांदनी है। और ये किनार में जो गुर्ज के चांदनी की कुंड है, यहां से 20 भौम नीचे झरना के रूप में जल उतरते हैं। तो ये टापू महल की चांदनी की शोभा है एक झलक में। अब ये नक्शा देखिए, ये समग्र में माणिक पहाड़ का खड़ा दृश्य है, जिसमें यहां देखिए ये भौमभर ऊंचा चबूतरा, इसके ऊपर 12,000 भौम माणिक पहाड़ की बात है। और अभी हम जो चांदनी के विषय में वर्णन कर रहे हैं, ये चांदनी की शोभा है। तो जिसमें मध्य भाग में ये टापू महल देखिए 20 भौम ऊपर तक गया। और टापू महल के बाहर यहाँ ये तालाब है, फिर इससे बाहर ये दहलान है, और इससे भी बाहर ये चारों तरफ घूम करके ये बगीचा है देखिए। और बगीचा के बाहर किनार में, यानी कि चांदनी के किनार में, ये गुर्ज के चांदनी में ये कुंड की बात है। तो समग्र में ये माणिक पहाड़ 12,000 भौम ऊंचा, उसके ऊपर की चांदनी की एक झलक दृश्य यहां से भी हम समझ सकते हैं। और इससे बाहर की जो शोभा है वो नीचे जमीन में 12,000 की 12,000 हारे बगीचा, फिर उसके साथ में जो अन्य शोभा है ये वर्णन करना बाकी है, तो ये बाद में समझ में आएगा। ये सीधा 12,000 भौम और ये चांदनी के दृश्य यहां से हम समझ सकते हैं। अब ये नक्शा देखिए, ये भी माणिक पहाड़ का खड़ा दृश्य है। ये भौमभर ऊंचा चबूतरा के ऊपर ये हवेली 12,000 भौम, माणिक महल 12,000 भौम, जल स्तून ये देखिए 11,980 भौम तक जा करके आपस में माणिक महल के साथ में मिले, फिर 20 भौम ऊपर तक गए, ये सारा पहले ही वर्णन किया। फिर ये चांदनी की शोभा में देखिए, ये मध्य के चबूतरा के ऊपर ये देखिए, तो यहाँ बारीकी से यहाँ जल स्तून एक बार खुल करके यहाँ पूरा पानी का भंडार दिखाई दे रहा है। फिर इसके ऊपर ये टापू महल है, 20 भौम ऊपर तक गया, तो इसके साथ में ये जल स्तून ऊपर गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से अब झरना के रूप में यहाँ ताल में पानी उतरता है। इससे बाहर फिर ये देखिए दहलान दिखाई दे रहा है, पहला भौम में 3 दहलान, दूसरी भौम में 1 दहलान, इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर इससे बाहर देखिए ये हवेली के चांदनी में बगीचा है और नहरें, चेहे बच्चे सब है। और वो 14 करोड़ 40 लाख चेहे बच्चों में से एक चेहे बच्चा में चारों तरफ 2 भौम महल उठ करके, फिर चारों कोण के महल और 1 भौम ऊपर जाकर मेहराब लगे और उसमें हिंडोला झूले हैं करके कहा था ना, ये देखिए ये सारा उन महलों में हिंडोला झूलने की शोभा ये दिखाया है। तो ये पूरा यहाँ तक ये चांदनी की शोभा है, ठीक है। अब यहाँ जो तालाब के ऊपर के महल में हिंडोला झूलने की छोटी सी दृश्य दिखाया है, तो हम दूसरे नक्शा के द्वारा फिर देखेंगे कि वो एक तालाब अथवा चेहे बच्चा के चारों तरफ की महल और उसमें ऊपर मेहराबी हिंडोला के दृश्य कैसे हैं। तो ये देखिए माणिक पहाड़ के चांदनी का तालाब करके, ऐसे तालाब 14 करोड़ 40 लाख है, उसमें से एक तालाब है। जैसे तालाब यानी कि चेहे बच्चा कैसे बने, ये नहरें इधर से आए इधर गए, ये नहरें इधर से आए इधर गए, तो बीच में यहाँ पर तालाब यानी कि चेहे बच्चा बना। तो ये चेहे बच्चा के चारों तरफ देखिए ये महल है, ठीक है। ये महल 2 भौम तीसरी चांदनी तक सब बराबर गए। उसके बाद ये 4 कोण का महल और 1 भौम ऊपर जाने से ये कोण का महल 3 भौम चौथी चांदनी हुए। उसके ऊपर देखिए ये मेहराब इस तरह से लगे हैं और ये मेहराब में हिंडोले लगे। तो इस तरह से ये दिशा के महल की तीसरी चांदनी से भी 2 भौम ऊपर से ये चारों तरफ से हिंडोला झूलते हैं। तो एक तालाब जैसे है, संपूर्ण तालाब वैसे ही है। और यही महल को ही एक पुल के संख्या में भी गिनती किया है और एक ही तालाब में 4 पुल के संख्या से भी गिनती किया है। इसका भी हिसाब पहले ही हमने बताया। तो ये तालाब के चारों कोण में देखेंगे तो ये बगीचा है। तो ये एक तालाब जैसे है, संपूर्ण तालाब की शोभा वैसे ही है। तो इस तरह से ये चांदनी की संपूर्ण शोभा जो हमने वर्णन किया, इसी शोभा को पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा।
तो जिस तरह से ये ऊपर से जो शोभा दिखाई देता है, ये भी नक्शा यहाँ पर बनाया है और खड़ा दृश्य के द्वारा भी देखने का प्रयास किया है। तो पॉड के नक्शा में भी, गोल नक्शा के द्वारा भी, खड़ा नक्शा के द्वारा भी अलग अलग प्रकार से समझाया है। तो इसके साथ में वो नक्शा का भी मिलन करा करके और जो भी शब्द के द्वारा हमने वर्णन किया है, इसको चिंतन करते हुए इसको दिल दिमाग में बिठाना होगा। तो अब आप इसको चिंतन करते हुए, दिल दिमाग में बिठाते हुए इसको नोट करिए। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। समग्र में चांदनी की शोभा वर्णन हुआ। अब आगे इसको वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करना है, परंतु वृत्ति में ये चांदनी के वर्णन करते करते एक साथ में फिर ये माणिक पहाड़ के बाहर नीचे जमीन में जो 12,000 की 12,000 बगीचा है करके मैं बोल रहा हूं ना, वो बगीचा, और साथ में फिर अब तक तो हमने ये चांदनी की किनार तक जल को लाए हैं। यहां से फिर 12,000 होम नीचे जल को उतारना होगा। तो वही नीचे के बगीचा के तालाब के साथ में इसका संबंध होता है। तो जो भी वर्णन बाकी है उसको भी वर्णन करके फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आज जितना ये चांदनी के प्रसंग वर्णन हुआ, इसको चिंतन करिए, नोट करिए। आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।